तो बच्चों आज नया चैप्टर 12th क्लास का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड चैप्टर, जिसको कि हम गॉस थ्योरम के नाम से जानते हैं, गॉस थ्योरम एंड एप्लीकेशन, उसको हमें यहाँ पर स्टडी करना है। और जैसा कि गॉस थ्योरम पढ़ने से पहले उससे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि इज इट एरिया अ वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। आप सोच के बताइए, क्या एरिया वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? आज तक तो हम लोगों ने सब बच्चों यही पढ़ा था कि एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है। एरिया के लिए रिलेशन लिखा जाता था, तो एरिया इज इक्वल टू लिखा जाता था लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ का प्रोडक्ट करने के बाद में हम किसी फिगर का एरिया कैलकुलेट कर सकते थे। वो फिगर आपकी जनरली क्या होती थी? रेक्टेंगल। स्क्वायर होता था तो स्क्वायर का एरिया निकालने का तो रिलेशन हमारा साइड का स्क्वायर होता ही होता है ना। ये सब चीज़ें हम लोग पहले वाली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। पर अब हमें यहाँ एक नई बात पढ़नी है कि क्या एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो जैसा कि बार बार इस वाली बात पे जोर दिया जा रहा है कि क्या ये स्केलर क्वांटिटी और या वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। और वेक्टर क्वांटिटी किस तरह से, कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे इसे? तो यदि हमारे पास ये कोई रेक्टेंगुलर शीट है, इसका प्रूफ करके बता रहा हूँ मैं कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। कि मान लीजिए कोई एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी ये साइड जो है वो 4 मीटर है और ये वाली साइड बच्चों 5 मीटर है। क्योंकि ये वाली साइड अलोंग वाई एक्सिस है, इसीलिए इस वाली साइड को आप वेक्टर टर्म में लिखेंगे तो 5j कैब लिखा जा सकता है और इस वाली साइड को 4i कैब लिखा जा सकता है। इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यदि हम इस फिगर को बनाएं तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ये हमें लेंथ और ब्रेथ बतानी होंगी। तो अलोंग द लेंथ l की बात करें तो ये होगा 4i कैब और ब्रेथ लिखी जाएगी बच्चों 5j कैब। देन वी हैव फाइंड आउट Now we will find out the area of this rectangular sheet. Then it can be written as length into breadth. Length की वैल्यू है हमारे पास 4i कैप और ब्रेथ की वैल्यू है 5j कैप। आप इंटू करेंगे तो 5 4 जा कितना आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। और i क्रॉस j करेंगे तो बच्चों क्या आएगा? ये हमने वेक्टर्स में फर्स्ट ईयर में स्टडी किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, ये हमने सबने पढ़ा है ना कि i क्रॉस j क्या कहलाता है हमारा? k कैप। गुड। तो ये हमारे पास में इसे लिख सकते हैं 20 k कैप। एज वी नो डैट आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, j कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस एंड k कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस। तो क्योंकि यहाँ पर नेट एरिया की जो डायरेक्शन है वो k कैप में दिखाई जा रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि एरिया कैसी बच्चों क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। यदि हमारे पास में यहाँ यूनिट वेक्टर नहीं होता, यूनिट वेक्टर हट जाता, तो हम ये कह देते कि एरिया हमारी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। पर रियलिटी में क्या आ रहा है हमारे पास? एरिया वेक्टर कैसी क्वांटिटी होगी? एरिया कैसी क्वांटिटी है हमारी? एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। यहाँ से ये प्रूफ हो गया। अब इनकी डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे? तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या किया जाता है? हम पेन का टिप रख के देख लेते हैं और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे करेंगे? कि मान लीजिए ये कोई एक रेक्टेंगुलर सरफेस है एंड दिस रेक्टेंगुलर सरफेस इज केप्ट इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E, इस तरह से दे रखा है हमारे पास में। और हमें फाइंड आउट करना है कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ होगी। तो आप पेन का टिप लीजिए और टिप रख दीजिए पेन का। तो पेन का जब टिप रखेंगे तो पेन की लेंथ के अलोंग जो डायरेक्शन आएगी वो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आएगी। सो दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर। आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एरिया वेक्टर कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 0 डिग्री का। तो आप थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? आप 0 डिग्री लिख सकते हैं। इसी तरह से यदि कोई हमारे पास ये सरफेस है, मान लीजिए ये कोई एक सरफेस है, इस सरफेस पर हमें एरिया वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी हो तो क्या करेंगे? जो नॉर्मल की डायरेक्शन है या पेन का टिप रख देंगे, पेन के टिप की डायरेक्शन को क्या कहेंगे? हम एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहेंगे। इसी तरह से आप पेन का टिप नीचे भी रख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, इसमें भी कोई
रॉकेट साइंस नहीं है कि ऊपर ही क्यों रखेंगे साहब, नीचे क्यों नहीं रख सकते। तो आप नॉर्मल को आप ऊपर भी लगा सकते हैं और नीचे भी लगा सकते हैं, यानी कि पेन के टिप को आप ऊपर भी रख सकते हैं और नीचे भी रख सकते हैं। जब आप पेन के टिप को ऊपर रखेंगे तब भी आपकी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सही कहलाएगी, और नीचे रखेंगे तब भी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सही कहलाएगी। तो आप एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, पेन का टिप रख के। पेन का टिप आप दो तरह से रख सकते हैं, एक अपवर्ड टू द सरफेस और एक डाउनवर्ड टू द सरफेस। तो हमारे पास एरिया वेक्टर की डायरेक्शन नॉर्मल की डायरेक्शन में होती है, हम ये जान चुके हैं, है ना। अब देखिए इसमें बताइए, इसमें एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी। ये फिगर कैसी है, एक सर्कुलर फिगर है, और वो किस प्लेन में रखी हुई है, एक्स और जेड प्लेन में रखी हुई है ना। सपोज दैट दिस वन इज अ सर्कुलर सरफेस, और सर्कुलर सरफेस में ये वाले जो एक्सिस है वो बच्चों एक्स एक्सिस के जेड एक्सिस कहलाएगा, और ये वाला एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस कहलाएगा। तो ये एक्स जेड प्लेन में रखी हुई है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर। तो पेन का टिप रख देंगे, और पेन के टिप की डायरेक्शन में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। यदि सरफेस को ऐसे रख दिया आपने, जेड और कौन सी डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, वाई जेड डायरेक्शन में बच्चों आपने रख दिया इस सरफेस को, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन फिर पेन का टिप रख देंगे, तो पेन के टिप की डायरेक्शन में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी, है ना। तो हम एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किसी फिगर में हम पेन का टिप रखकर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। पर हमारे पास में ये ध्यान रखना है, पर हमारे पास में कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स हों इस तरह की। सपोज दैट यहाँ पर तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये आ गई, इसका रेडियस आर हो, तो आप एरिया क्या लिखेंगे इसका, ए बराबर पाई आर स्क्वायर जे कैप। अलोंग वाई एक्सिस है हमारे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, तो इस तरह से आप एरिया को क्या लिखोगे, ए वेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर जे कैप। इसी तरह से यदि नॉर्मल हम नीचे की तरफ डाल दें, बिल्कुल डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और रेडियस इसका आपका ये है, तो आप इस समय एरिया लिखेंगे तो ए बराबर लिखा जाएगा पाई आर स्क्वायर जे कैप। पर इस बार क्या लगाना होगा आपको, माइनस का साइन लगाना होगा, माइनस का जे कैप है इसीलिए माइनस के पाई आर स्क्वायर जे कैप। सो वी कैन से दैट वी कैन टेक द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर इन बोथ डायरेक्शन, अपवर्ड टू द नॉर्मल और डाउनवर्ड टू द नॉर्मल। यदि हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर हो रहा है, जैसे इस तरह से देखिए हमारे पास कोई एक क्यूबिकल सरफेस है, ये कैसी सरफेस थी बच्चों, 2D फिगर थी, और ये वाली सरफेस कैसी है, 3D फिगर। तो 2D, और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है इस तरह से, ऐसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहे हैं। अब हम एक सरफेस तो ये वाली ले लें, शेडेड सरफेस फर्स्ट सरफेस, और एक दूसरी वाली सरफेस ले लें, सेकंड सरफेस। इन दोनों शेडेड फिगर में हम एरिया वेक्टर की डायरेक्शन दिखाना चाहते हैं, तो किस किस तरफ होगी। तो आप पेन का टिप रखेंगे इस बार इस साइड, है ना, ये दो सरफेस हैं, इस तरह से यूँ करके समझ लीजिए, ऐसा समझें। सपोज दैट ये सरफेस है, तो एक लेफ़्ट वाली सरफेस और एक राइट वाली सरफेस। तो लेफ़्ट वाली सरफेस पर पेन का टिप रखेंगे तो ये आया, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ई वेक्टर की डायरेक्शन ये दे रखी है आपको। तो बच्चों इस बार एंगल कितना होगा, एरिया वेक्टर तो ये आ गया आपका, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस समय थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकेंगे आप, 180 डिग्री, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। फिर उसके बाद जब इस सरफेस की बात करेंगे तो इस सरफेस पर पेन का टिप रखेंगे, और पेन का टिप रखने पर फिर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन निकालेंगे। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अब इस तरफ हो गई, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो इस फिगर में आप देख रहे हैं कि जब कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स होती हैं, जैसे क्यूब है तो क्यूब कितनी फिगर से मिलकर बना हुआ है, 6 स्क्वायर से, है ना, 6 स्क्वायर से तो मिलकर बना हुआ, 1 2 3 4 5 एंड 6 फेसेस से मिलकर बना हुआ है। तो 6 स्क्वायर से जब कोई फिगर मिलकर बनी होगी, और उन सभी फिगर में हम यदि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन निकालना चाहेंगे, तो हमें एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सिर्फ एक ही लेनी होगी, है ना। समझ में आई बात, कि हम एरिया वेक्टर की डायरेक्शन एक ही क्यों लेंगे, क्योंकि जो कन्वेंशन है एरिया वेक्टर के लिए, साइन कन्वेंशन, वो एक ही लेना पड़ेगा पूरी सरफेस के लिए। और यहाँ पर हमने इस फिगर में
पेन का टिप बाहर की तरफ ही रखा था, इस साइड में भी और इस साइड में भी, और इस तरह से एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड के थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा, है ना। अब ये दोनों फिगर तो कवर हो गई। अब देखें बच्चों, अब ऊपर वाली सरफेस की बात करें तो ऊपर वाली सरफेस पर पेन का टिप इस तरह से रखा जाएगा और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी ऊपर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये दे ही रखा है, तो इस बार कितने डिग्री का एंगल बना, 90 डिग्री का। तो इस बार आ गया थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं कि एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो पेन का टिप रख के निकाली जा सकती है, एंड द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर कैन बी एज्यूम्ड एज इन वन कन्वेक्शन इन वन टाइप ऑफ फिगर। यदि हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर जैसे क्यूब दे रखा है, 3D फिगर दे रखी है, तो हम एक ही कन्वेंशन का प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि एक बार नॉर्मल डाल दिया आपने और एक इनवर्ट टू द नॉर्मल डाल दिया, इस तरह से नहीं होगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करना है, और हमने पिछले वाले टॉपिक में तो बच्चों ये पढ़ ही लिया है कि एरिया कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और हमने इसकी डायरेक्शन बताना भी पिछले टॉपिक में सिखा ही दिया है आप लोगों को। अब उसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। सपोज दैट ये इलेक्ट्रिक फील्ड है विच हुज डायरेक्शन इज टुवार्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंड वी वांट टू कीप ए सरफेस हैविंग एरिया a मीटर स्क्वायर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब आप इस सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो सरफेस पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी निकाली जाएगी, क्योंकि उसी से तो पता पड़ेगा कि कितना फ्लक्स फाइंड पास हो रहा है। तो ये हमारे पास में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन तो ये हो जाएगी आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में दे ही रखा है। तो इस बार कितने डिग्री का एंगल बन गया आपका, थीटा डिग्री का। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमें स्टडी करना है। वास्तव में फ्लक्स क्या है, फ्लक्स इज द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स, फ्लक्स इज द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स विच पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस, है ना। किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाली लाइन्स ऑफ फोर्स को क्या कहा जाता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है ना। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, है ना। तो हमारे पास में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो किसी सरफेस से पास हो रहा है उसको क्या कहेंगे, हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। रियलिटी में तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, पर उस वेक्टर क्वांटिटी में से इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ मैग्नीट्यूड जब स्टडी किया जाता है, उस मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करना ही क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है ना। इसका एग्जांपल समझिए कि कैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप डेली लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं। शावर होता है, शावर में सब लोग नहाते हैं, तो शावर में पानी के फ्लो को बनाए रखने के लिए एक पीछे से बच्चों ऐसे पाइप लगा रहता है, ये पीछे वाला पाइप है, और मान लीजिए ये सामने वाला इसका फ्रंट मुंह है, इसका फ्रंट एरिया है। इस फ्रंट वाले एरिया में छोटे छोटे होल हो रहे होते हैं। तो जब पीछे से पानी जब पाइप में फ्लो कर रहा होता है, आप उस फ्लो होने वाले वाटर को क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं। इज डेट क्लियर, है ना बच्चों। तो उस वाले फ्लो होने वाले वाटर को क्या कह सकते हैं आप, इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। और ये हमारे पास जो सामने वाला जो एरिया है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल A मीटर स्क्वायर है। इसमें जब छोटे छोटे होल से जब पानी बाहर निकलता है तो बाहर निकलने वाले पानी को ही क्या कहेंगे, हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे या वाटर फ्लक्स कह सकते हैं आप। पानी बाहर निकल रहा है तो वाटर फ्लक्स कहा जा सकता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का केस होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से गुजर रहा है और गुजरने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कहेंगे, हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या बोली जाएगी, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स विच पासेस थ्रू द गिवन सरफेस, है ना। किसी सरफेस से पास होने वाली लाइन्स ऑफ फोर्स को क्या कहा जाता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। जो पानी पीछे पाइप में चल रहा था, ध्यान देने वाली बात है, जो पानी पीछे पाइप में चल रहा था एंड मूव कर रहा था, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं था। फ्लक्स क्या था, जो पानी उस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से बाहर निकला, जो आपके सर पे पड़ा, जो बाथरूम में गिरा, वो गिरने वाले पानी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे, ना कि जो पानी फ्लो कर रहा है उस पाइप के अंदर उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन बता दी हमने। ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं है। और इसको लिख सकते हैं फाई ई बराबर ई डॉट ए। ई इसीलिए लिखा गया है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात है। तो सॉल्व करेंगे इसे तो ये हो जाएगा ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। ई और ए यहाँ पर इसके मैग्नीट्यूड है ना।
अब थीटा की वैल्यू पर डिपेंड करेगा वेदर फ्लक्स इज मैक्सिमम और मिनिमम। अब जरा देखते हैं इसको जल्दी से कि फ्लक्स मैक्सिमम और मिनिमम किस कंडीशन में होगा। तो देखते हैं आपकी थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा मैथमेटिकली, बिल्कुल सही बात है बच्चों। और जब थीटा की वैल्यू क्या होगी हमारी 90 डिग्री होगी, तब फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। कैसे बनाते हैं बिल्कुल, तो देखिए ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में ये सरफेस रख दी, बिल्कुल ठीक है। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन निकालोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो एरिया वेक्टर हो जाएगा ऊपर इस तरह से। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये दे रखा है, तो दोनों एक दूसरे से कितने डिग्री का एंगल बनाए, 90 डिग्री का। और इस तरह से आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखोगे तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू ए इंटू कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, इसीलिए फ्लक्स क्या आ जाएगा 0। तो जरा कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करिए इसको कि फाइव थीटा बराबर 90 का मतलब क्या है। सपोज डैट लेफ्ट से राइट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर सरफेस मैंने ऐसे रख दिया, जब आप इस सरफेस पर नॉर्मल की डायरेक्शन डालोगे तो वो तो ऊपर आ जाएगी, नीचे भी डाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यूँ पास कर ही रहा है, तो इस सरफेस से गुजरने वाला फील्ड तो 0 था ना, इस सरफेस से तो कोई फील्ड गुजरा ही नहीं। जब कोई फील्ड ही नहीं गुजरा तो फ्लक्स कितना हो जाएगा 0। और एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं, टॉर्च ले लीजिए, ये सरफेस पूरी कवर होती, हॉलो नहीं होती मान लीजिए, और इस पर टॉर्च गिराते, जब टॉर्च गिरा की लाइट गिराते तो देखते कि पीछे शेडो आती है। जब शेडो आ रही है तो इसका मतलब है कि टॉर्च की जो लाइट है इसको पास कर रही है। इसके अंदर यदि होल कर देते हम शीट, प्लास्टिक की शीट के अंदर, और होल करने के बाद टॉर्च की लाइट गिराते तो छोटे छोटे होल से टॉर्च की लाइट जो बाहर आती, जो बाहर आने वाली जो लाइट थी उसको क्या कहते हैं हम, फ्लक्स कहते हैं। अब यदि हम इस शीट को ऐसे पैरेलल रख दें यूँ करके, है ना, तो जितनी फ्लक्स हमारे फील्ड जो है लेफ्ट साइड से आ रहा था उतना ही फील्ड क्या चला जाएगा हमारा राइट साइड को चला जाएगा। तो जितना फील्ड बच्चों लेफ्ट से आ रहा है और राइट को जा रहा है, तो उस दौरान कोई भी फील्ड लाइंस सरफेस को पेनिट्रेट नहीं कर रही है, और जब पेनिट्रेट नहीं कर रही तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा आपका 0, है ना। तो इसीलिए आप कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं कि जब टीचर्स ये कहें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है तो इसका मतलब है नो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासेस थ्रू द क्लोज सरफेस। अब देखिए इसको, ये मैंने एक क्लोज सरफेस बना दी इस तरह से ऐसे। अब मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रही हैं, उनमें से सपोज डैट नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स जो क्रॉस कर रही हैं सरफेस को 1 और 2 हैं। तो इनकमिंग लाइंस ऑफ फोर्स कितनी थी बच्चों 4, और जो आउटगोइंग लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो कितनी रह गई, सिर्फ 2 रह गई। तो इसका मतलब है कि ये 2 लाइंस ऑफ फोर्स इस सरफेस को पेनिट्रेट करके दूसरी साइड बाहर आ गई थी, इसीलिए इसे क्या कहेंगे हम, फ्लक्स लाइंस कहेंगे, फ्लक्स लाइंस कहेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई बात समझ में ना आई हो तो पूछ सकते हैं आप लोग, है ना। वैसे बहुत आसान सी चीज़ है ये। इसके बाद करते हैं हमारे पास कि जब सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पैरेलल रखी हो। अब पैरेलल का देखते हैं केस क्या होता है कि सपोज डैट ये सरफेस है इस तरह से, और सरफेस का एरिया वेक्टर की डायरेक्शन पेन का टिप रखेंगे तो इस तरह से आएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो हमारे पास ऑलरेडी दे ही रखी है, टुवार्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, बिल्कुल ठीक है। तो इस दौरान आप थीटा बताएं जरा, 0 डिग्री हो जाएगा, और इसीलिए फाई ई की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा ई इंटू ए इंटू कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू बच्चों क्या होती है 1 होती है ना। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम तब होता है जब पैरेलल रखी होती है शीट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में, और फ्लक्स जो है 0 जब होगा जब नॉर्मल की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहेंगे। तो यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई होगी, राइट डाउन। तो जो फिगर है हमारे पास, स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगल हो या सर्कल हो, ये सभी फिगर बच्चों वो 2 डायमेंशनल फिगर हैं। ट्राइंगल हो ये भी 2 डायमेंशनल फिगर है, और 2 डायमेंशनल फिगर का जो फ्लक्स है वो फाई बराबर ई डॉट ए से कैलकुलेट किया जाता है। क्वेश्चन बना के देख लेते हैं कि सपोज डैट दिस इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ई इज इक्वल टू 10 न्यूटन पर कूलम।
10 न्यूटन पर कूलाम। इसका जो यूनिट है वो और लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट न्यूटन पर कूलाम है और एरिया का जो यूनिट है उसको क्या कहते हैं, मीटर स्क्वायर। और इसको क्वांटिटी कैसी कहलाएगी ये वाली बच्चों, स्केलर। देयर इज ए फील्ड ऑफ E इज इक्वल टू 10 न्यूटन पर कूलम एंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर शीट इज R इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर ले सकते हैं, है ना। तो 2 सेंटीमीटर ले लिया हमने, 2 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द शीट। इसको करना है बच्चों। मान लीजिए एंगल जो है आपको वो 30 डिग्री का दे रखा है, करिए सॉल्व। क्या लगाएंगे, फाई बराबर E इंटू ए इंटू कॉस थीटा, यही तो लगाएंगे। तो फाई इज इक्वल टू E डॉट ए और E इंटू ए इंटू कॉस थीटा लिखा जाएगा। थीटा क्या लगाएंगे, 30 डिग्री ना, सब लोग 30 लगाएंगे ना, गलत हो जाएगा, 30 नहीं लगाएंगे। याद करिए, हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के बीच बनने वाला जो एंगल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के बीच बनने वाला जो एंगल होता है उसे थीटा कहते हैं। यहाँ तो रेडियस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल दे रखा है, ये तो गड़बड़ हो जाती है ना। तो इसीलिए यहाँ पर एक नॉर्मल डालें। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, आप जानते हैं। पूरा एंगल बच्चों जब 90 बना ये वाला, तो 90 में से 30 जाएगा तो कितना सॉल्व होगा, 60 डिग्री। तो इसीलिए आंसर लिखेंगे आप E इंटू ए इंटू कॉस 60 डिग्री, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये लिखोगे EA/2। आसान हो गया क्वेश्चन। E की वैल्यू है 10, एरिया लिखोगे पाई R स्क्वायर, सर्कुलर शीट है, ये 5 बार कट जाएगा आपका। तो 5 पाई इंटू R स्क्वायर करोगे तो 2 2 जा 4 इंटू 10 की पावर -4, एम के सिस्टम का यूज़ करते हैं, है ना। तो इस तरह से बच्चों ये आंसर आएगा 5 4 जा 20 पाई और इंटू 10 की पावर -4। यूनिट बोलो, न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। राइट डाउन। एक और क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इस वाले क्वेश्चन बच्चों ये दे रखा है कि ये कोई सर्कुलर शीट है ना, जिसका रेडियस a है और ये आपको फील्ड दे रखा है ऐसे करके, इलेक्ट्रिक फील्ड E0 इंटेंसिटी का। फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू द शीट। सोचिए जरा कितना होगा। एंगल चाहिए 45 दे देता हूँ, बनाइए फ्लक्स कितना होगा। फिर लगा रहा ना, फाई बराबर E इंटू ए इंटू कॉस थीटा, फाई E बराबर E इंटू ए इंटू कॉस थीटा, ये लगा रहे ना। थीटा कितना लगाएंगे, 45, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन। इस वाले में जरा देखिए, ये सरफेस कैसे दे रखी है, इस तरह से। ये तो हो गई हमारे पास वाई एक्सिस और ये वाली हुई जेड एक्सिस, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से पास हो रहा है, जैसे दिल में से पास होता था ना। फिगर तो सबने देखा हो ना, सब जानते हैं ये सब चीज़ें, कि दिल में से जब तीर पार होता था, ऐसे एंटर किया और दूसरी तरफ से बाहर निकलता, जब पार करके दूसरी तरफ तीर जाता तब फ्लक्स कहलाता। यहाँ पे तो पार ही नहीं कर रहा, ये तो पैरेलल है। जब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस से गुजर ही नहीं रहा है, गुजरता कब, जब एंटर करता है इस तरह से, ये शेप होती है। पर फील्ड तो इस तरह से है, पैरेलल है शीट के साथ में। तो इस तरह से फ्लक्स की जो वैल्यू लिखोगे, फाई E की वैल्यू वो कितनी लिखोगे, 0 डिग्री। समझ में आ गई बात।
कैसे जीरो आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये है ऐसे करके, नॉर्मल की डायरेक्शन आपकी ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये दे दिया मैंने ऐसे, और इस सरफेस पर नॉर्मल की डायरेक्शन होगी, पेन का टिप रख के रखेंगे तो बाहर की तरफ, तो देखें इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल कितना बनेगा फिर? 90 डिग्री, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, नहीं आई बात समझ में? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये जो एंगल बनेगा वो कितना बन रहा है, चेक करिए, 90 डिग्री बन रहा है। इसीलिए फाई की वैल्यू कितना लगाएंगे? 90 लगाएंगे। हो गया कल्याण। तो ई ए कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, इसीलिए फ्लक्स 0 हो जाएगा। लिखिए, एक और क्वेश्चन बनाते हैं। दिस इज सरफेस, सर्कुलर सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल ए, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा, एंगल बनना है 37 डिग्री का। वही क्वेश्चन है पुराना वाला, फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस। ओके, राइट डाउन। cos 37 की वैल्यू पता है सब बच्चों को? नहीं ना? देखो जी, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे इस तरह से। राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड है वो कैसे कैसे होती हैं? 3, 4 और 5 इस तरह से होती है। ये थीटा एंगल हो गया, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनियस, सॉरी, और ये साइन में वैल्यू कितने की होती है? साइन 37 डिग्री के। इज दैट क्लियर? और कॉस 37 की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, तो होता है बेस अपॉन हाइपोटीनियस, तो ये हो जाएगा 4/5। बात क्लियर हो रही है सबको? तो ये हो जाएगा बच्चों 4/5, तो ये 3/5 और ये 4/5। अब करते हैं सॉल्व। तो आप फाई ई बराबर लिखेंगे ई डॉट ए, ये लिखेंगे, तो ये लिखा जाएगा ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। बताइए थीटा कितना लगेगा? सोचिए। फिर 37 तो नहीं लगा रहे हैं? 37 नहीं लगेगा बच्चों। यहाँ पर हमने बताया था कि ई और ए के बीच का जो एंगल होता है वो थीटा कहलाता है। तो यहाँ पर एरिया वेक्टर तो ये लिखा जाएगा ना, है ना? एरिया वेक्टर तो यहाँ पर ये लिखा जाएगा, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो गई। तो 90 में से 37 जाएगा तो ये एंगल कितना सॉल्व होके आएगा? 90 में से 37 जाएगा तो कितना एंगल बचेगा? ये बचेगा बच्चों 53 डिग्री। इसीलिए आप सॉल्व करके लाएंगे ई ए कॉस 53 डिग्री, ये आ जाएगा। ये सर और दिक्कत वाली बात हो गई, क्योंकि अभी तो साइन 37 की वैल्यू बताई थी, अब ये 53 की वैल्यू कैसे लिखी जाए? तो देखो 10th क्लास की आपने आइडेंटिटी पढ़ी है, साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस के 37 डिग्री करेंगे तो वो क्या आएगा हमारे पास में? कॉस 53 डिग्री। और जो साइन 37 डिग्री की जो वैल्यू है वही क्या कहलाएगी बच्चों आपकी? वही कॉस 53 डिग्री की वैल्यू कहलाएगी। तो आप आंसर लिखेंगे ई ए कॉस 53 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 3/5। ई इंटू एरिया लिख लो, रेडियस का ए है तो पाई ए स्क्वायर इंटू 3/5, यही आंसर है। राइट डाउन।
तो हमने बच्चों 2D फिगर के लिए हमने ये सब चीज़ें पढ़ ली, और क्या हम ये जान चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब रियलिटी में होता क्या है। क्या है, हम ये क्वेश्चन निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच डिफरेंट एंगल दे रखे हों, डिफरेंट ओरिएंटेशन दे रखे हों, तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्या हमें अब ये पता पड़ गया है कि फ्लक्स का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है ना। तो सारे क्वेश्चन करने के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि हम ये सब चीज़ें अब आसानी से कर सकते हैं। वेरी गुड। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन 3D फिगर के लिए, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4 होगा ये। तो 3D फिगर के लिए मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है आपको इस तरह से, ये कोई सिलेंड्रिकल सरफेस है, इसका रेडियस हमारा स्मॉल a है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E0 है ना। अब हमें फाइंड आउट करना है कि नेट फ्लक्स क्या होगा। ए ऑप्शन है 2E0 इंटू पाई a स्क्वायर, बी ऑप्शन है 3E0 इंटू पाई a स्क्वायर, सी ऑप्शन है 0 और डी ऑप्शन है √2E0 इंटू पाई a स्क्वायर। सबको क्वेश्चन तो समझ में आ गया। एक सिलेंडर है इस तरह से, है ना, समझिए जो ध्यान से, ये सिलेंडर है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से दे रखा है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और सिलेंडर इसमें रखा हुआ है। अब हमें ये बताना है कि इस सिलेंडर से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, है ना। और ये पहला क्वेश्चन है हमारा 3D का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने बताया था कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। जी सर, बिल्कुल बताया था, बिल्कुल ऐसा ही करना होगा हमें। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बच्चों हम बाहर की तरफ ये लिख लेंगे इस तरह से। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका अंदर की तरफ है, तो दोनों एक दूसरे से कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 180 डिग्री का। इज दैट क्लियर? ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर इस वाली सरफेस पर लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी बाहर की तरफ है, जैसा कि डायग्राम में दे रखा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी बाहर की तरफ आ रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर एंगल कितना बनेगा आपका, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का। देखिए जरा इसे, सोचिए बिल्कुल सही बनाया है नहीं। इसके जो कैप हैं सिलेंड्रिकल सरफेस, इसमें और बताइए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किस साइड होगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, जैसा अभी थोड़ी देर पहले बताया था, पेन का टिप रख के देख लीजिए तो एरिया वेक्टर हो गया ऊपर, ऐसे नीचे पेन का टिप रखेंगे तब भी एरिया वेक्टर हो गया नीचे। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको बच्चों अलोंग एक्स एक्सिस दे ही रखा है, तो आसानी से क्वेश्चन निकाला जा सकता है। तो ये तो हो जाएगा बच्चों एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये दे रखा है तो 90 डिग्री का एंगल हो गया। और फाई की जो वैल्यू है इस केस में निकाला जाए तो E इंटू ए इंटू कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। ऐसे ही जब निचले वाले सरफेस पे भी बात करोगे आप, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से फिर दोबारा 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो जो आपकी सिलेंड्रिकल सरफेस है ये वाली, इस सरफेस से तो कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। इज दैट क्लियर? अब फ्लक्स किस किस से गुजरेगा, एक तो इस वाली सरफेस से और एक इस वाली सरफेस से, इन दोनों सरफेस से फ्लक्स गुजरना है। तो क्या मैं इसको सरफेस को फर्स्ट मान सकता हूँ और इस वाले को सेकंड मान सकता हूँ, है ना, या लेफ्ट और राइट भी मान सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा कर लीजिए। तो फाई एल, इस साइड फ्लक्स लिखेंगे फाई एल और इस साइड फ्लक्स लिखेंगे फाई आर, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फाई एल लिखा जाएगा तो वो लिखोगे E डॉट ए, है ना, बहुत आसान है ये तो ये हो जाएगा E इंटू ए इंटू एंगल कितना बताया था अभी, 180 डिग्री, है ना, लगाते हैं कॉस 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा E इंटू ए, कॉस 180 वैल्यू बताओ -1, इसीलिए आएगा माइनस के E इंटू ए, फर्स्ट इक्वेशन। जब राइट सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना होगा तो फाई आर बराबर लिखोगे E डॉट ए, फिर दोबारा से, यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसीलिए E लिखा जाएगा E इंटू ए इंटू कॉस, यहाँ पर एंगल है 0 डिग्री इस बार बच्चों, और कॉस 0 की वैल्यू होती है +1, इसीलिए सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। तो जब आप टोटल फ्लक्स लिखोगे फाई नेट, डेट विल बी फाई एल प्लस फाई आर, तो आप लिखोगे माइनस के E इंटू ए प्लस के E इंटू ए,
कट के कितना आ जाएगा बच्चों, 0। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा, सी सही आ जाएगा। अब आपको यहाँ ये बात समझ में आ गई कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है सर, बिल्कुल ठीक बात है। और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपने सिलेंडर रखा, ठीक, सिलेंडर रखने के बाद में उसका फ्लक्स कितना आया टोटल, 0। तो क्या मैं इस बार स्फीयर रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। क्या मैं इस बार क्यूब रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। क्या मैं क्यूबॉइड रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। किसी भी फिगर को मैं रख लूँ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, हर बार आंसर कितना आएगा सर, 0। वेरी गुड, राइट डाउन।